आपकी बीवी है, कोई खिलौना नहीं जो आपकी बैटरी से चलेगी। और दूसरी ओर उन्हें रोकने के लिए खड़ी बड़ी बड़ी ताकतें। देखते हैं कि इस संघर्ष का क्या नतीजा होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। और फरहत के ऊपर अपने एहसानों का बोझ क्यों डालना चाहते हो? तुम्हें कुछ लोगों को खुश करना होगा। इस अश्विन के साथ तुम्हारे या तुम्हारे घर के किसी सदस्य का कोई रिश्ता ना हो। तुम्हें आंटी को बताना ही होगा कि तुम अश्विन के बच्चे की माँ बनने वाली। सोमवार से शुक्रवार 2:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। के कोरे कागज पर आकार लेता तुम्हारा अक्स, बरबस पड़ी तुलिका, अनगिनत रंगों को समाहित कर उभर आया प्रतिबिंब। मांगते आशीष हम लिए शमशीर आज के हाथ में तिरंगा और हिंद हो जुबान में। कि लिख तो दूं तुमको मगर मैं, लिख तो दूं तुमको मगर मैं, क्या पता तुम पढ़ भी पाओ। मन को पावन करो गंगा जल की तरह, आओ माँ मेरे अंतःकरण में रहो। एक अजनबी इस शहर में बेलौस मिलता था कभी, वो किस जगह रहता है अब, उसका पता पूछो। देखना ना भूलें आपका पसंदीदा काव्यांजलि इस रविवार रात 9 से 10 बजे तक केवल दूरदर्शन। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संविदा संबंधी कानून एवं सेवाओं पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला न्यायाधीश श्री संदीप शर्मा जी। शर्मा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है संविदा संबंधी कानून। संविदा एक वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो एक महत्वपूर्ण वादा है जो आप किसी से करते हैं, और ये करते समय आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, और इसको करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी के साथ की है कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये आप पर भी बंधनकारी है और सामने वाले पक्ष पर भी बंधनकारी है। इसलिए इसे करने से पहले बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ही किसी दस्तावेज पे साइन करना चाहिए, और उसके बाद ही आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें। किस तरह से करें, क्या करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर नोट करें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या कानून है? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है लॉ फील्ड, क्योंकि हमारे जीवन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जब सुबह उठते हैं, अखबार वाला हमारे यहाँ अखबार डालता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। दूध वाले से हम दूध लाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम ऑफिस में जाते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम जीवन में न जाने कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से डे टू डे लाइफ में एंटर होते हैं, और कई बार हमको पता भी नहीं होता ये वास्तव में एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के ना तो लॉ की कल्पना की जा सकती है, ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में हम जब एंटर करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे चर्चा का विषय है। मैं आपको जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो इसके क्या प्रभाव होंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या प्रभाव होंगे, वो मैं आपको चर्चा में आगे बताऊं। जी शर्मा जी, आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में आम आदमी से जुड़े जो रोज के कार्य हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस बारे में बताया। अगर हम बात करें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, कब उसको वैधानिक माना जाता है, तो क्या चीज़ें होती हैं उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है? देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी
के लिए, वैधानिकता के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेक्शन 10 डिफाइन किया है। उसमें बताया है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्री कंसेंट से किया जाता है, फ्री कंसेंट में बताऊं ना तो कोई दबाव हो, ना डर हो, ना धोखा हो, ना प्रेजेंटेशन हो, ना फ्रॉड हो, और ऐसे पक्षकारों द्वारा किया जाए जो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट के लिए वो मेजर होने चाहिए, माइंड के होने चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी लीगल पर्पस के लिए किया गया हो, लॉफुल का ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसको आप स्पेसिफिकली एनफोर्स भी ना करा सकते हो। तो जो सेक्शन 10 के जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तो हैं लेकिन वो उनका पर्पस लॉफुल नहीं है, उनका उद्देश्य लीगल नहीं है, तो वो अपने आप में जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना होकर वॉइड होकर, कई बार कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मुस्लिम लॉ में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, हिंदू में शादी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, लेकिन एक पत्नी के रहते यदि कोई दूसरी शादी कर ली जाए तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद में ही शुरू से ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जा सकता। यदि 4 लोग मिलकर तय कर लें कि हम जो है किसी से फ्रॉड करके जो पैसा आया हम चारों लोग आपस में बांट लेंगे, तो चूंकि उसका उद्देश्य ही लीगल नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल ना होकर वो वॉइड है और वॉइड एब इन इशू है। सेक्शन 10 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लीगल हैं, और क्या क्या उनकी कंडीशंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका ठीक है। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैधानिक तभी होगा जब उसका उद्देश्य जो है लीगल हो चाहिए। उसका उद्देश्य इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में लीगल नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में लीगल है, अवैध माना जाएगा, और उसको आप कहीं भी एनफोर्स नहीं करा सकते। 4 लोग पेपर पे साइन कर लें, स्टैम्प पेपर पे देख लें, लेकिन उसका उद्देश्य देखना पड़ेगा, उसका मूल स्वरूप में जाना पड़ेगा, और यदि वो सेक्शन 10 के में नहीं आता तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जी सर, आपने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो लीगल कंडीशंस हैं वो माना जाएगा। एक सवाल ये आता है कि कई बार जहन में ये चीज़ आती है, आपने शुरुआत में कहा था कि हम दूध वाले से दूध लेते हैं, तो हर चीज़ लिखित में नहीं होती है, तो क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में होना आवश्यक है, और अगर लिखित में नहीं है तो क्या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? इसके लिए भी सेक्शन 9 अपने आप में बड़ा क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और सरल भाषा में बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में भी हो सकता है और वो मौखिक भी हो सकता है। चूंकि मौखिक कॉन्ट्रैक्ट कल को यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल होता है, इसलिए सावधानी की दृष्टि से सभी लोग आज की डेट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लिखित में करते हैं। लेकिन जहां तक मैं बिल्कुल प्योर लॉ की बात करूं तो लॉ की ऐसी कंपल्सन तब तक नहीं है जब तक किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में किया जाना अनिवार्य ना कर दिया गया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट आप सरल भाषा में समझें, लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मौखिक कॉन्ट्रैक्ट कल को प्रूव करने में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो क्या शर्तें तय की गई थी, क्या शर्तें नहीं तय की गई थी, उसको कैसे प्रूव करेंगे, वो इसलिए उस दुविधा से बचने के लिए आजकल सभी पक्षकार, सभी लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लिखित में करते हैं, लेकिन जहां तक उसकी लीगैलिटी की बात है तो वो मौखिक भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। जी, इसका मतलब ये है कि यदि कोई मौखिक किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वर्बली कोई आपस में कंसेंट एक दूसरे को दी है, तो उसे भी चैलेंज तो किया जा सकता है। चैलेंज तो किया जा सकता है, चैलेंज तो किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के सामने हुआ है, कोई थर्ड पर्सन है जो इस चीज की एविडेंस देता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने हुआ है, हाँ, यदि आप किसी भी एविडेंस से उस मौखिक कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं तो वो केवल इसलिए अवैधानिक नहीं हो जाएगा क्योंकि वो मौखिक है, क्योंकि लिखित होना लॉ की कंपल्सन है ही नहीं, बस उसे प्रूव करने में दिक्कत आती है, इसलिए लिखित में होना चाहिए। और मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो कोशिश करें वो लिखित में करें, लेकिन कुछ कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिन्हें लिखित में करना संभव नहीं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड माना जाएगा, उसकी लीगलिटी पर कोई सवाल नहीं आएगा। जी दर्शकों, हम आपको बता दें कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओ भाई साहब, गांव में दरवाजे बंद क्या हुए, न जाने कितनों के कितने पैसे बच गए। वो कैसे? देवी जी बताइए इनको कैसे? मरी हुई कम जब दरवाजे बंद हुए, दवाइयों के खर्चे तब से कम हुए, सभी परिवारों के हजारों रुपए बच गए, जिंदगी भी बची और पैसे भी। हाँ, ये है। दरवाजा बंद रखेगा
जगह में शौचालय खुला, अब खुले में जाना रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और उसकी देख रेख हर कोई हर रोज। दर्शक आइए हम आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इल्मा उर्फ अल्फमा, उम्र 15 साल, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, बदन निकरा, सलवार सूट पहने हैं और ये भोपाल से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आनंद निषाद, उम्र 6 साल, ये जिला कटनी से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हर्ष सोनी, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, गोरा, चेहरा गोल, बाल काले, पीले रंग की चेक शर्ट व पैंट पहने हैं, जिला देवास से लापता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूजा चाकरे, उम्र 17 साल, हुलिया, कद 4 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, बदन निकरा, सलवार सूट पहने हैं और भोपाल से लापता है। इन सभी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप इस पते पर सूचित करें। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, जिला अपराध शाखा, MP नगर, भोपाल। फोन 0755244321। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हम आज बात कर रहे हैं संविदा संबंधी कानून और सेवाओं पर। आइए चर्चा जारी रखते हैं। शर्मा जी, हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, तो जो भी चर्चा हमारी पहले हुई है उससे एक चीज़ तो निकल के आती है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से, चूंकि आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं और आप अनुभवी भी हैं, तो कोई भी संविदा करते समय किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि पक्षकारों? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार जब भी आते हैं वो जिन भी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन पर बाइंडिंग होती है। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, अब वो देखना पड़ेगा किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आप कहीं कोई ऐसा जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, किसी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने एडवोकेट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि लॉ की टेक्निकलिटी जितना बेहतर आपका एडवोकेट समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। जहाँ तक दर्शकों के लिए बताऊँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक तो पढ़कर साइन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, तो पढ़कर साइन करना चाहिए। ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जो कि आप पर ही बाइंडिंग हो, सामने वाले पर बाइंडिंग नहीं हो। और जो भी टर्म्स कंडीशन है उनका रिजल्ट क्या आएगा, कल को यदि कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों को दोनों पक्षों को पूरा करना होता है, पूरा ना करने पर डैमेजेस का क्लॉज होता है, आपको कंपनसेशन भी देना हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि नटशल में कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि अंग्रेजी में है, आप अंग्रेजी में उतने बढ़िया नहीं है तो अपने एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की दी गई शर्त का आप पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से वेल अवेयर होकर ही आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई शर्मा जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और साथ ही किसी एडवोकेट से सलाह ले लें यदि समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लोग कर देते हैं अनजाने में। कभी कुछ कंडीशंस होती हैं फाइनेंस कंपनी की होती हैं जिसमें पैनल इंटरेस्ट का क्लॉज उनके कंडीशन में होता है। कभी हाउसिंग सेक्टर में होता है कि टाइम लिमिट नहीं डली होती, और ऐसे में अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वो कहते हैं कि भाई इसमें तो क्लॉज ही नहीं है। तो जहाँ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जहाँ पैनल इंटरेस्ट है 36% या 18% है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जब कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और कोई पक्षकार कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको किस तरह से देखती है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आप समझ लीजिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी आपने साइन किया है वो आप पर बाइंडिंग है। लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी ये है कि यदि ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जो एक पक्षकार के लिए ज़्यादा परेशानी वाली है और एक पक्षकार को फ़ायदा पहुंचाती है, तो अब कोर्ट्स के जो डिसीजन आ रहे हैं जिनको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, यदि कोई आर्बिट्री क्लॉज है तो उस आर्बिट्री क्लॉज को कोर्ट नल एंड वॉइड मानती है और ऐसे मानती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस क्लॉज के बिना ही हुआ हो। मैं जैसे नेशनल कमीशन दिल्ली का उदाहरण दूं कि एक बिल्डर और जब कोई व्यक्ति मकान देता है तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पेमेंट डिले किया तो 18% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे करेगा, और बिल्डर यदि मकान देने में डिले करता है तो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी करेगा। तो नेशनल कमीशन ने अब बहुत सारे जजमेंट दिए हैं जहां पर कहा है कि
यदि बिल्डर डिले करता है तो उसको भी उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जब वो जितना पक्षकार से लेता है। यदि पक्षकार 18% की पेमेंट से इंटरेस्ट देता है तो बिल्डर को भी मकान डिले करने पर 18% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट आ रहे हैं और ऐसे क्लॉज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। कोर्ट अब ऐसे क्लॉज को वैलिडिटी नहीं देती है, उनको सेट असाइड करती है और ऐसा मानती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर क्लॉज के बिना ही पार्टीज ने एंटर किया है। मैं बताऊं कि कोर्ट कोशिश करती है कि दोनों पक्षकार को बैलेंस करे ताकि कोई एक पक्षकार अपनी पोजीशन का फायदा ना उठा। बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर है मंथोर से, हम आपका सवाल लेते हैं। नारायण जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नारायण जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बताइएगा। जी साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ अनुबंध अभी तक मैंने सुना, तो अनुबंध और संविदा में क्या अंतर है? आप बता रहे संविदा, तो संविदा और अनुबंध में क्या अंतर है? जी थैंक यू। जी देखिए, संविदा जहां तक है वो लॉ की टेक्निकल भाषा है। अनुबंध उसका एक पर्यायवाची के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अभी एक और शब्द पढ़ेंगे आप, करार। करार और संविदा में बहुत अंतर होता है, लेकिन संविदा और अनुबंध जहां तक है वो लगभग एक हैं। चूंकि हम यहाँ पर लीगल प्रोग्राम में आए हैं तो इसलिए हमें लॉ की टर्मिनोलॉजी को यूज करना पड़ रहा है। अदरवाइज संविदा और अनुबंध में कोई ज्यादा विशेष अंतर है नहीं, लेकिन आप जरूर ध्यान रखना कि करार और संविदा में बहुत अंतर होता है। तो संविदा एक बिल्कुल लीगल टर्मिनोलॉजी है, इसलिए हम संविदा का यूज कर रहे हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची जी, शब्द एक हैं, दूसरे के अनुबंध पर्यायवाची और संविदा शब्द जो है। बिल्कुल। शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और आपने बताया कि जो कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां लगता है कि कुछ आर्बिट्रेरी है, दूसरे पक्ष के लिए नुकसानदायक है, तो जो कोर्ट का होता है वो ये होता है कि दोनों को बैलेंस किया जा सके। बैलेंस करना। यदि कोई पक्षकार कोई संविदा भंग करता है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है उसके पास क्या रेमेडी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बात की जागरूकता की कमी लोगों में होती है कि यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एक पक्षकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट का अनुपालन नहीं किया तो दूसरे पक्षकार के पास क्या क्या रेमेडी होती है। दूसरा पक्षकार सामने वाले से डैमेजेस, कंपनसेशन और उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने के कारण कोई नुकसान हुआ तो वो डैमेजेस, कंपनसेशन और वो नुकसान की भरपाई कर सकता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट भंग होता है, तो एक पक्षकार अपने लीगल लॉयर से, अपने लॉयर से दूसरे पक्षकार को नोटिस भिजवाता है। उस नोटिस में उसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल एक्शन लेने की बात लिखी होती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, उसका भंग होना किसी भी प्रकार के क्रिमिनल दायित्व को उत्पन्न नहीं करता। आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस, जो कंपनसेशन, जो नुकसान हुआ है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और वो फुलफिल भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर नहीं जा सकते। इसलिए जो शुरू में बताया कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मेरे ऊपर क्या क्या लायबिलिटी आ सकती है। लेकिन वो लायबिलिटी केवल सिविल लायबिलिटी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। कोई अपराध नहीं है, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार से क्रिमिनल कार्रवाई केवल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के आधार पर नहीं चल सकती। जी शर्मा जी, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एक सर्विसेज शब्द भी जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट संबंधित सेवाएं हैं, इससे क्या आशय है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि हम डे टू डे पता नहीं ना जाने कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। आप मैं जॉब में हूँ, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। एक दूसरे प्रकार की सर्विसेज भी होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति रोज किसी से लेता है। आप मोबाइल यूज करते हैं तो एयरटेल कंपनी, किसी भी कंपनी से जो आप सर्विस ले रहे हैं वो एक सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे घरों में BSNL या MTNL का फोन है, वो एक सर्विसेज है। हम यदि बीमार होते हैं तो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं, वो एक सर्विसेज है। हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपना इंश्योरेंस कराते हैं, वो एक सर्विसेज है। हमारा बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो वहाँ कोचिंग लेता है, वो एक सर्विसेज है। हमें कहीं से लोन लेना होता है तो वो एक सर्विसेज है। हम कोई LIC लेते हैं, वो एक सर्विसेज है। तो हम डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सर्विस को अवेल करते हैं। तो इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। हम डे टू डे बहुत सारी लोगों से सर्विसेज लेते हैं। उन सर्विस हम जो केबल यूज कर रहे हैं वो अपने आप में सर्विसेज है। तो बहुत तरीके के सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे लाइफ में एंटर होते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमको कुछ
पार्ट हमको पे करना होता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर को पे करना होता है। जो अपना पार्ट फुलफिल करने में असफल रहता है उसको कुछ डैमेजेस कंपनसेशन जैसा उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है वैसा उसको फुलफिल करना होता है। जी, इससे एक सवाल निकल कर आता है, आपने बताया कि सर्विसेज को आप छोटी से छोटी चीज़ों में देख सकते हैं, डे टू डे के ज़रूरतों में हम उसको देख सकते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे जॉब करने जाते हैं तो एक बॉन्ड भराया जाता है और उस बॉन्ड में कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती हैं कि एक सर्टेन पीरियड के पहले अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपको ये ड्यूज देना होंगे या ये पेनल्टी हो सकती है। इस तरह की कई बार सुनने में आती हैं, चीज़ें होती हैं। तो क्या ये इस तरह के जो सर्विसेज हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या वो वैलिड होते हैं और ये किन स्थितियों में मान्य हो सकते हैं? देखिए, जब आप किसी जॉब में जाते हैं जी। और उस जॉब में यदि कोई ऐसा क्लॉज है जो आपको कहीं और काम करने से रोकता है तो ऐसा क्लॉज किसी भी लिहाज से वैलिड नहीं होता, वो आर्बिट्री क्लॉज होता है। और वैसे भी मैं बता दूं कि राइट टू प्रोफेशन आपका फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी क्लॉज से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं और काम करने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें केवल एक होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उन्होंने कहा कि 3 साल से पहले आप छोड़कर नहीं जाएंगे, तो आप भले ही 3 साल से पहले छोड़कर जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट किया है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा है, आपको फॉर्मल ट्रेनिंग कराई है, आपको कहीं सेमिनार में भेजा है, आपको वेल ट्रेंड किया है, और जैसे ही आप वेल ट्रेंड होकर कहीं जॉब स्विच ओवर करना चाहते हैं तो वो कंपनी कम से कम उस खर्चे को रिएम्बर्स कराने के लिए एंटाइटल हैं जितना आपके ऊपर उस कंपनी ने खर्च किया है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो सेमिनार में हो, चाहे वो आपके आने जाने में हो, जो भी आपके ऊपर खर्चा किया है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेंड करती है, वो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए उस पोर्शन को रिएम्बर्स कर सकती है, लेकिन आपको जॉब स्विच ओवर करने से नहीं रोक सकती। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज वॉइड और वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से वो शून्य होता है। जी, आपने बताया कि अगर किसी ने कोई किसी पे खर्च किया है और उसको ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए किया है, और वो इस मकसद से किया है कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन को सेवाएं दे उससे ट्रेन होने के बाद, और वो नहीं करता है, तब ये चीज़ बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर किसी व्यक्ति पे पैसा लगाएगा और समय लगाएगा और उसको इस चीज़ के लिए अपने यहाँ के लिए तैयार करेगा और वो छोड़ के चला जाता है बीच में, तो स्वाभाविक है कि सामने वाले का इसमें नुकसान होता है। आप इसका उदाहरण डिफेंस सर्विसेज से ले सकते हैं कि डिफेंस में जाने के बाद डिफेंस बहुत ट्रेनिंग पर खर्च करती है, आपको वेल इक्विप्ड बनाती है, और फिर यदि आप एक सर्टेन पीरियड से पहले छोड़ते हैं तो जितना आप पर ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट या डिफेंस जो सर्टेन डिपार्टमेंट है वो आपसे रिकवर कर सकता है, रिएम्बर्स कर सकता है। बिल्कुल। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि लोग चीज़ नहीं जानते कि उनको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, समय का अभाव है, संक्षिप्त जानना चाहेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट केवल एक साइड ही है, केवल एक पक्षकार को फायदा दे रहा है, आपको कहीं मिसरिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, कोई फैक्ट आपसे छुपाया तो नहीं जा रहा है। और एक आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज आजकल हर कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यदि आप बड़े लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसमें ध्यान रखें कि यदि आर्बिट्रेशन का क्लॉज है तो आप उससे बाइंडिंग होंगे। नटशेल में आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं आपके ऊपर वो सारी शर्तें बंधनकारी होंगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले आप ये देख लें कि वो शर्तें इतनी ज़्यादा कंपल्सिव तो नहीं है कि वो आपको दिक्कत करे कल को। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले एक बार अपने एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें। यही मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे से समझाया। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आई है वो ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको ये सावधानी जरूर रखना है, आप उसको पूरा पढ़ें, उसकी शर्तों को पढ़ें, समझ में नहीं आता है तो अपने वकील से सलाह लें, तभी आप कोई दस्तावेज को कोई कॉन्ट्रैक्ट करें। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।
चाहे नया हो चाहे पुराना, दिलकश है हर एक तराना, गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे सबका दिल, गाता रहे तेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल। हाय हेलो नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने उस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है गाता रहे मेरा दिल। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम तो निकल पड़े हैं एक नई जगह पर। चाहिए तो हमें सिर्फ आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका प्यार। और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपके खत हमें प्राप्त हुए हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपकी आशा के अनुरूप है और ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो टीवी सेट पर बैठे हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे हम यही वादा करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी इस कार्यक्रम को उनकी आशा